अवसर दिया है। उच्च सदन में अभिभाषण की शुरुआत जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया था माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सैनी जी के द्वारा, जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया था नगर प्रापण का, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी के द्वारा किया गया और लगभग सभी पक्षों के मिलाकर के लगभग 51 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझावों से इस पूरी चर्चा की गरिमा को, उसकी गंभीरता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, यह अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। सरकार की क्या कार्य हैं और सरकार की कार्रवाई के परिणाम क्या हैं, प्रतिवर्ष विधानसभाओं में हो या संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा और संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवैध सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले
8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं ये चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ, यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में यह उत्तर प्रदेश, जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों की आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सबने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं, बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है। और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती है, प्रयागराज इसी उत्तर प्रदेश में है। और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध
नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और यह आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, तो आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। पुलिस की क्षमता में अभूतपूर्व ट्रेनिंग क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुझे याद है 2017 में हम लोग आए थे, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, राज्य के पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर हायर किए थे और इस बार 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के स्वयं के ट्रेनिंग केंद्रों में, ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हो रही है। आज पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब खपड़ेल के बैरक की जगह हाई राइज बिल्डिंग में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट मॉडर्न पुलिसिंग का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो साइबर थाना और साइबर सेल इनकी पहचान को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम, आधुनिक पुलिसिंग और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए आज अनिवार्य है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस अनिवार्य किया गया है और उस फॉरेंसिक एविडेंस के लिए अब सरकार ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर पहले केवल 2 FSL लैब थे, फॉरेंसिक जो लैब थी वो मात्र 2 थी। आज हम लोग पहले ही 12 लैब जो ये ग्रेड की है उनको प्रारंभ कर चुके हैं, 6 निर्माणाधीन है और सभी 75 जनपदों में 2-2 फॉरेंसिक वैन भी प्रदेश के अंदर आज फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आज संचालित हैं। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी की परियोजना लागू है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और यूपी 112 जो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सेवा है, इनको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे दी है। इसके रिस्पांस टाइम को बेहतर किया है। पीएसी जो दंगाइयों की काल थी उसको पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार से बंदी की कगार पर पहुंचा दिया था। हमने फिर से 34 पीएसी की कंपनियों को पुनर्जीवित किया है और 3 महिला बटालियन अब पहली बार यूपी पीएसी में गठित हुई हैं और ये भी 3 उन वीरांगनाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी थी, उनके नाम पर गठित हुई है, जिनमें वीरांगना चलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई और वीरांगना उदा देवी, इन तीनों के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन यूपी के अंदर गठित हुई हैं और 3 नए पीएससी की बटालियन के गठन के लिए प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है। महोदय, प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है
जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनमें राष्ट्रगीत जिसे भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया कि राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है और भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें, हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेलदेव को मिलना चाहिए था, और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाकर दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है, लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं? ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण
ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है, और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से, और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग ये लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना और वहां कार्य करना, कि हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम लोगों ने उसी कार्य के साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के साथ ही उससे प्रेरणा, उसका सम्मान और उसके बेहतर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ ये डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय विकसित भारत के लिए जिन पंच प्रण की बात की थी, उसी से प्रेरणा लेकर के आज हम एक सशक्त भारत की अटल आधारशिला बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल, बरेली, नैमिषारण्य, ये जितने भी पावन तीर्थ हैं, हमारे बौद्ध परिपथ हैं, अन्य भारत में जन्मी हुई उपासना विधियों से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सब के समग्र विकास के लिए आज वहां पर जन सुविधाओं के विकास करने के साथ ही डबल इंजन सरकार ने उनके समग्र विकास के लिए भी कार्य प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है, आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है, आज उसकी पहचान रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक गौरव का एक वैश्विक उत्सव के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने अयोध्या के दीपोत्सव को, काशी के देव दीपावली को और मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ आत्मिक भाव के साथ में जुड़ा हो। और आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, इसके बारे में हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, और जब हम लोग 2017 में आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी, और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष, और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन बहनों, इसमें मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया।
अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों दोनों का संतुलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी सीडी रेशो 43% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाए बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियत उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था? आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% पर भारत का अधिकार था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया। अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था, सस्ते में वहां से पक्का माल बन करके आता था और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहां बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जो कारीगर थे, इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और हम इस बात को मानते हैं कि देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी, ग्राम स्वराज उसकी आधारशिला थी। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी
राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था। लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन की डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की एक कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, जब हमारा अन्नदाता किसान एफपीओज के माध्यम से या जब गांव की एक महिला डोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को इनकम बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़कर के 18% हम लोगों ने प्राप्त किया है। एमएसपी पर पारदर्शी खरीद हो रही है और डीबीटी का जो पैसा है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में जा रहा है। यह तब है, इसी का परिणाम है कि 11% देश के अंदर कृषि का जो कुल भूमि भूभाग है 11% यूपी के पास है, लेकिन इस 11% में उत्तर प्रदेश 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। अब अन्नदाता बीज से बाजार तक एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस उसको उपलब्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है। मुझे भी कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों का मूल्यवर्धन हो रहा है। अब प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, यह परियोजना के माध्यम से भी आज उत्पादकता में वृद्धि करने, संसाधनों के कुशल उपयोग करने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बात जो बार बार अन्नदाता किसानों की ओर से आती थी, वो आती थी निराश्रित गोवंश की। स्वाभाविक रूप से 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या, गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगने से अधिक की सफलता प्राप्त की है। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती थी। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में और
2017 के बाद से अब तक पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित है और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति क्विंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता एक कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हर खेत को पानी नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन, 31 बड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप और किसानों को सिंचाई के लिए जो भी उनके बिजली के द्वारा संचालित ट्यूबवेल्स थे उनको हम लोगों ने मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, तो लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना का काम यहां लखनऊ में हो रहा है। प्रदेश में डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम का सशक्त किया गया है। अब ई-केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृति का समय 3 से 4 सप्ताह से घट करके मात्र 5 मिनट हो गया है। प्रदेश में अन्नदाता किसान और सरकार एआई आधारित कृषि प्रणाली पर काम कर रही है। यूनियन बजट में प्रस्तुत भारत विस्तार एआई कृषि प्लेटफॉर्म किसान को उसकी भाषा में निर्णय सक्षम बनाकर हमें और लाभान्वित करेगा। एपीओज का एक मॉडल आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे हम लोगों ने एपीओज गठित किए हैं जो किसान की आमदनी को खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से बहुत सशक्त बनाता है। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, ये सभी प्रदेश में ऐसे 5 बड़े मिल्क प्रोड्यूसर वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में भी जो कार्य किया है, हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परंपरागत उत्पाद था एमएसएमई का, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग की, इसको डिजाइन के साथ जोड़ा, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, इसे हम लोगों ने मार्केट के साथ जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ ही पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। आज उसी का परिणाम है कि यूपी 17 के पहले 84,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट करता था, आज लगभग बढ़कर के 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। 77 यानी 77 हमें जीआई टैग प्रोडक्ट आज प्रदेश के अंदर मौजूद हैं जो ग्लोबल मार्केट में जिनके लिए किसी उनकी क्वालिटी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, या यूपी के अंदर मौजूद है। आज प्रदेश के अंदर पीएम विश्वकर्मा हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इनके माध्यम से प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया जा रहा है। और इस बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने
वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। यानी ये एक नई ब्रांड यूपी दे रहा है, जिसमें एक जनपद एक व्यंजन के अभाव उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिल रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश को 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को यहां पे रोजगार सृजन का माध्यम बना है। तो साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, आज उसका मॉडल हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसने देश के अंदर यूपी को एक नई पहचान दी है। 17 के पहले सब मृत प्राय सा हो गया था, हताश थे लोग, निराश थे। और जो देश, जो समाज, जो सरकार अपने अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हो, जो सरकार अपने हस्तशिल्पियों का सम्मान नहीं कर सकती हो, उसका कोई भविष्य नहीं और उसके सामने वैसे ही अंधकार होना होगा जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने अंधकार। इन लोगों ने सभी सेक्टर्स में हर एक तबके का इन लोगों ने अपमान किया है, उन्हें हतोत्साहित किया है। किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे महोदय, आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे निवेश के लिए किस प्रकार के कार्य हुए हैं। 17 के पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नियत थी। असीम संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा, निवेश की दूसरी शर्त है सुविधा और निवेश की तीसरी शर्त है कि हम एक पॉलिसी बना करके उन्हें प्रस्तुत करें, उनको बताएं कि हमारी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप यहां पर आइए, अपना विकास, अपना निवेश करिए। लेकिन ये तीनों प्रदेश के अंदर नहीं थी। एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस, आज ये यूपी की एक नई पहचान बनी है, यूपी के अंदर एक नई पहचान दे रही है। आज हम लोगों ने ट्रिपल एस पर काम किया है, यानी प्रदेश के अंदर सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और डबल इंजन की सरकार होने के नाते स्पीड स्वाभाविक है। ये तीनों ट्रिपल एस के तहत सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड, ये उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी, आज ये उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक यात्रा की गवाह है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, निवेश मित्र, निवेश सारथी, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है। उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 17 के पहले उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज एक टॉप अचीवर है। देश का पहला राज्य जिसने व्यापक सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान यूपी का है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म किया है। 2017 के पहले, आजादी के बाद से 2017 तक कुल कारखाने बने थे 14,000 स्थापित हुए थे और 2017 से अब तक इनकी संख्या 31,000 पार कर गई है। इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण आज उत्तर प्रदेश, जो हमारे वैश्विक निवेशक हैं, उनके लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अब केवल एमओयू कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, उत्पादन और व्यापक रोजगार का सृजन इसके माध्यम से हो रहा है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को यहां पर लाने में सफलता प्राप्त की है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है और अब यह मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक माध्यम उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यह एक नया हब भारत का बनकर के उभरा है। यानी देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% से अधिक
कंपोनेंट देश का यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी ये चीजें बताती है नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश की ये पोटेंशियल है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ निवेश बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम कहते हैं ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हमें बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है। मैंने जो प्रारंभ में कहा था, उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की स्थिति क्या थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बन चुकी थी। आज मुझे अच्छा लगता है देखते हुए, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज यूपी की पहचान करेगी। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स संचालित हो चुके हैं। आज हर जनपद में आईसीयू है। 17 के पहले 40 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां कोई आईसीयू नहीं था। डिजिटल एक्सरे है, ब्लड बैंक है, डायलिसिस की सुविधा है, ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर है, ये सभी आज उपलब्ध हो रहे हैं। 108, 102 की एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को ठीक करने का प्रयास हुआ है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के गांवों में भी स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड, इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। आज डबल इंजन सरकार का यह कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है और हमें कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी घोषणा करें, रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट उसका यही है कि 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत होती थी। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चे मरते थे। आज इंसेफ्लाइटिस को डबल इंजन सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी हमने केवल माफिया को ही समाप्त नहीं किया है, उत्तर प्रदेश ने माफिया के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारक उन मच्छरों को भी और उसकी बीमारी को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश एक नई स्थिति को प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास इस सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। हम लोग ललितपुर में एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश का एक बड़ा हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव यहां लखनऊ में आयोजित किया था और उसमें जो लोगों के मन में एक यूपी के बारे में जो चेंज देखने को मिला, मैं देख रहा था मेरठ के एक सज्जन जिन्होंने फार्मा के एक बड़े उद्यमी हैं देश के, मेरठ के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। और बड़ा
फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं और इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क एम अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह भूबंतु जातियां हों, जनजातीय समाज हों जिनकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास शेष सीएम आवास योजना भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13% 2017 के पहले जो महिला श्रम बल या 13% था, अब बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या नहीं, क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिस में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है इसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन
एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि आगे भी विकास का ये मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है, हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा। याद करिए 2017 के पहले सबसे ज्यादा शिकायत आती थी राशन वितरण की। आज राशन वितरण की कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर गरीब को उसका हक प्राप्त हो रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, राजस्व से जुड़े हुए तमाम मामले आते हैं। पैमाइश का है, लैंड यूज का है, वरासत का है, नामांतरण का है। मुझे याद है 2017 के पहले 34 लाख मामले लंबित थे। हम लोगों ने राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन किए और परिवर्तन करके उसको और आसान बनाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महोदय पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजस्व से संबंधित पैमाइश से, नामांतरण से, वरासत से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, इन सब में 10 लाख नए मामले आए। लेकिन पिछले 34 लाख मामले जो थे, अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, उन सभी का निस्तारण भी इस दौरान हमारी सरकार ने किया है। यानी 34 वर्षों के बोझ को सरकार ने 8-9 वर्षों के अंदर पूरा दूर किया है। एक कॉमन मैन को उसके माध्यम से हम लोगों ने राहत दी है। अब सरकार का फोकस, जब सबका साथ और सबके विकास की बात आती है, तो सरकार का फोकस तुष्टीकरण नहीं, एक कॉमन मैन की संतुष्टिकरण की तरफ होता है। और उसी संतुष्टिकरण के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर आज युवा उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी एक पहचान बना रहा है। हम देख सकते हैं देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा भाग हमारे पास है, सबसे बड़ा भाग यूपी के पास है। और हमें बताते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी युवा ऊर्जा प्रतिभा संपन्न है। किसी भी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ा है। देश और दुनिया के अंदर आज वो अपनी पहचान मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के रूप में अपनी धमक को दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में यानी 56 से 60% वर्कफोर्स है हमारे यहाँ यूथ की। ये कार्य कामकाजी है और उसको शिक्षा के साथ, कौशल विकास और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और डाटा साइंस जैसे सेक्टर में भी हम लोगों ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने कोविड कालखंड में 2020 में देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति परंपरागत अध्ययन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और स्किल डेवलपमेंट को उसका पार्ट बना रही है। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम इस बार के बजट में आपने देखा होगा, ये जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रदेश सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, डाटा आज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई हम लोगों ने बजट में उसका प्रावधान किया है। एआई आज देश का इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें आज मैंने बताया कि 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में आज दिल्ली में सहभागी कर रहे हैं। यानी इस सेक्टर में कार्य करने की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह डाटा सेंटर क्लस्टर की, और डाटा सेंटर क्लस्टर के लिए भी हमने इस बजट में व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर इससे जुड़े हुए सेक्टर में हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी
हम लोगों ने एआई का बेहतर उपयोग करने के लिए बजट में इस बार प्रावधान किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज और सैमसंग के साथ भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया है और प्रदेश के युवाओं के लिए हर युवा उद्यमी बन सके, हर वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी बनाने की कार्रवाई सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन मनी के साथ साथ प्रदेश के अंदर उन युवाओं के लिए हम लोगों ने आज के दिन पर गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उनको लोन देने की व्यवस्था की है। एमएसएमई और ओडीओपी जैसे कार्यक्रम आज इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो यूपी का नौजवान डिजिटली सक्षम बन सकें, इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट की स्कीम भी प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महोदय, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश ने जो अपनी मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर यानी यूपी आज विभिन्न क्षेत्रों में, मैंने यहां पर पहले बताया है, ऑटोमेशन का है, डाटा आधारित निर्णय एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एआई, रोबोटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मजबूत क्षेत्रों में आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की पहली यूनिट यहीं लखनऊ में स्थापित हुई है और ऐसे ही ढेर सारे प्रस्ताव अब यूपी के अंदर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान बन रही है, स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा तेजी के साथ अपनी एक नई धमक और एक नई पहचान बना रहा है। 20,000 से अधिक स्टार्टअप आज के दिन पे यूपी के अंदर है, 76 इंक्यूबेटर्स हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 8 यूनिकॉर्न आज प्रदेश की युवा नेतृत्व और इनोवेशन की ताकत प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखा रहा है और परिणाम है कि जब युवा स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो बेरोजगारी की दर अपने आप ही कम होती है। 2017 के पहले जो प्रदेश के अंदर 19% से अधिक बेरोजगारी दर थी, आज वो घटकर 2.24% तक पहुंची है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है, गांव हो या शहर, हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इस बार बजट में एक नया चीज हम लोगों ने घोषित किया है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ किसी एक गेम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करेंगे, जिससे खेल के क्षेत्र में भी हमारा युवा अपना कैरियर बना सके। 500 से अधिक युवाओं को जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किए हैं, अब तक हम सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं यूपी के अंदर। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है और उत्तर प्रदेश की यह पहचान उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। महोदय, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में उत्तर प्रदेश की एक मजबूत धमक हुई है। यानी अगर हम आज के दिन पे देखेंगे तो कुल जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर खरीदे जा रहे हैं, उनमें से 19% से अधिक हिस्सा यूपी का है। तिपहिया वाहनों में 40% से अधिक भागीदारी यूपी की है। फेम 1 और फेम 2 की प्रमुख लाभार्थी यूपी है। एक्सप्रेस कॉरिडोर पर और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और 700 अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन यूपी के अंदर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संस्थानों में ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का काम भी किया है। महोदय, मुझे जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और इस सरकार की विकास की योजनाओं पर या बजट पे टिप्पणी करती है, हमें हंसी आती है।
विकास की बात वे लोग कर रहे हैं और विकास के नाम पर आईना दिखाने का काम वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार अवसर मिलने के बाद भी प्रदेश के अंदर विकास की किसी ठोस योजना को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने पहले भी कहा, इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पलवित और पोषित करने का था। यही तो प्रदेश के अंदर होता था। और जहां पर इन्होंने प्रयास भी किया, किस प्रकार की स्थिति है, 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है जेपीएनआईसी, यानी देश के अंदर दोषी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे। और यह हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2-2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जेपी के नाम पे जेपीएनआईसी कुल डीपीआर बनती है 200 करोड़ की, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है 200 करोड़ की। 800 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं ली, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो डीपीआर उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था एक्सप्रेसवे को, 390 किलोमीटर लंबा बनना था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की, बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा भी प्रोग्रेस क्या है? बताया गया सब 0। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस 0 है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा भी क्यों नहीं काम हो रहा है? मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए? इल्लीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलाइनमेंट के थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से अब 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया, तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर को लाया है?
कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। तो मैंने कहा 15,200 करोड़, 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका? और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा सर। मैंने कहा इसको अलग अलग एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है तो टेंडर कुल हुआ, देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी वो खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़। और उससे 10 मीटर चौड़ा और बनाने के बाद सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब उसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया तो वह बना है 11,800 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेस वे। यानी ये प्रदेश सरकार के संसाधनों पर डकैती नहीं तो क्या है, और ये इनका विकास का मॉडल था। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की है। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था साहब, आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है, लेकिन यह अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेस वे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली, यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम मेधी बन चुकी थी और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है।
अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुकी हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है, और लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज को भी यहां पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है, और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है, और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था, और यह भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या आज वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा, और मैं जितने भी हमारे एडेड कॉलेजेस थे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इनमें भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और उनको भी हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI और अन्य कार्यों को भी हम लोगों ने मॉडर्न जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, AI, ड्रोन, रोबोटिक, इन सभी में आज प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। अब हमारे पास राजकीय क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय वर्तमान में राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरे हैं, और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करते, तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वो विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है,
गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है, हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है और इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जाति दुश्मन करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई में ईएसडी में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है, फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें।
हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें और उनको गढ़ने का काम करें। ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहां पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहां पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल लाभ करिए। महापुरुषों का अपमान करने की जो प्रवृत्ति है संविधान पर उंगली उठा करके, इसको करिए। अन्यथा मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए। प्रदेश को आज अपनी इस विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसके प्रति आपको भी सम्मानित करेगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज जो इस उच्च सदन में प्रदेश के 2026-27 के लिए आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के माध्यम से संवेद सदन को जो संबोधन दिया है उसके प्रति हम सभी मिलकर के आभार व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने आकर के संवेद सदन को संबोधित करके सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अवगत कराने का प्रयास किया है। मैं इस शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सदन से, उच्च सदन से अनुरोध करूंगा कि वह महामहिम राज्यपाल जी के प्रति वह भी सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते हुए इस सदन से इसे सर्वानुमति से पास करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। सभापति जी, आपको मैं बोलने के अवसर देने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न यह है कि श्री लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल व समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों सर्व श्री राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा,